हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप इस फ्लैश कार्ड को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं बस वापस आके अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, ये बेसिकली मैंने एक पिरामिड शेप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बेस होता है, फाउंडेशन होती है एक बिल्डिंग की, जिसके ऊपर हम लॉज बनाते हैं और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू करती है। तो इन सबका जो बेस होता है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया किसने था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। लॉज कौन फ्रेम करता है? जो कि स्टेट लेजिस्लेचर हो सकती है या हमारी पार्लियामेंट फ्रेम कर सकती है लॉज। और जो रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होती हैं वो एग्जीक्यूटिव आर्म इशू करती है, यानी कि गवर्नमेंट इशू करती है। और इन सबको सेफगार्ड कौन करता है? वो है जुडिशरी, हमारा जुडिशियल सिस्टम। लॉज और गाइडलाइन, ये जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट ना करें, ये जुडिशरी इंश्योर करती है। तो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक अब शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर क्या हैं उनके बारे में जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहला फीचर ही क्या है कि ये रिटन है। कई कंट्रीज़ में, जैसे कि यूके एंड इजराइल का एग्जांपल ले लें, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है। ऑल्दो वहाँ लॉज बनते हैं लेकिन उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रिटन फॉर्म में है। दूसरा, ये एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। बल्कि से मेरा मतलब है कि इसमें जो हमने पहले वीडियो में देखा था कि 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया था, और अब प्रेजेंट डे पे 448 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे एलैबोरेट और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको यहाँ पे बल्कि भी कहा जा सकता है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उस समय सिचुएशन थी, हमने बहुत सोर्सेज से इंडिपेंडेंस के वक्त अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके बनाया, तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अच्छी अच्छी चीज़ें ली और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एलैबोरेट बन गया। इसमें जो है जो डिटेल प्रोविजंस हैं हर चीज़ के, एमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, स्टेट सेंटर रिलेशन के प्रोविजंस हैं, ये सब डिटेल में दिया गया है, इसलिए बल्कि है। ये बहुत रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड इसलिए है कि कुछ बेसिक फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ पार्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अमेंड नहीं हो सकते, इसलिए ये रिजिड है। इसको अमेंड करना इतना आसान नहीं है। और ये फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि समय के साथ परिस्थितियां बदलने में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की ज़रूरत है, उसका प्रोसीजर भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में दे रखा है। और इसी की वजह से, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पहली ही अमेंडमेंट हमारी 1950 में ही हो गई थी, जिस साल में कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस कराया गया था। और अब तक 70 ईयर्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 104 बार अमेंडमेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे पूछा था कि 104th अमेंडमेंट क्या थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। 104th अमेंडमेंट थी जो SC/ST के रिजर्वेशन के प्रोविजंस थे, उनको अगले 10 साल के लिए गवर्नमेंट ने 25 जनवरी 2020 को बढ़ा दिया। अगला फीचर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से हमने बोरो किया है। मतलब अलग अलग जो पार्ट, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ल्ड के, उनसे हमने अच्छी अच्छी चीजें बोरो करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी। जैसे कि फंडामेंटल राइट, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ऐसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने यूके से लिए। तो ये बहुत सोर्सेज से बोरोड है। जबकि इसके 250 आर्टिकल्स अराउंड हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे। इसके ऊपर एक पूरी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विद फेडरल स्ट्रक्चर। अब इसमें दो पॉइंट है। पहला कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है। दो तरीके की डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट की फॉर्म्स हो सकती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म या प्रेसिडेंशियल फॉर्म। एक हाइब्रिड फॉर्म भी होती है पर वो इतनी कॉमन नहीं है। पर हम बेसिकली मानते हैं कि दो ही तरीके की फॉर्म्स होती हैं गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म। क्योंकि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिशर्स ने हमको रूल किया था
और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑलरेडी था इंडिपेंडेंस से पहले, उसी वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। दूसरा इसमें है फेडरल स्ट्रक्चर। दो तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के, यूनिटरी या फेडरल। तो हमारा देश इतना बड़ा था, अलग अलग प्रोविंसेस थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी, इस वजह से हमने ये फीचर कनाडा से अडॉप्ट किया और हमने एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। और इसमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। अब फेडरल क्या होता है? रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, यानी एक यूनियन है और उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, वो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। अब बाय कैमरल क्या है कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली, इसलिए इसे बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। हमने सेकुलर स्टेट बनाई बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सेकुलर स्टेट जिसमें कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और इसमें सबको वोट करने का इक्वल अधिकार होगा, 1 वोट पर पर्सन। ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगला, सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर की क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है और जुडिशरी का क्या रोल है, डेमोक्रेसी में क्लियरली बाइफरकेट करके अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा भी हो गया है। इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स अलग से दे रखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज अलग से दे रखी हैं और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्लियरली डिफाइंड हैं जो कि एक सिटीजन से एक्सपेक्ट की जाती। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप डिफाइन करता है कि इंडिया में हर जने की सिंगल सिटीजनशिप होगी। इंडिया का जो सिटीजन होगा वो इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी उसे, ना कि स्टेट वाइज दी जाएगी। जैसे कि आप यूएसए में जानते हैं डुअल सिटीजनशिप है, एक यूएसए की सिटीजनशिप तो है ही, आपको स्टेट की सिटीजनशिप भी मिलती है। तो इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होती है। इसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस है माइनॉरिटीज के लिए, SC/STs के लिए, EWS के लिए भी हो गए हैं अब। तो बेसिकली ये भी एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो पीपल ऑफ इंडिया हैं उनसे कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है, पावर डिराइव करता है। अब दोस्तों हम आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये क्या है और ये कैसे डेवलप हुआ, अगली 2 स्लाइड्स में मैं आपको ये दिखा दूंगा कि ये होता क्या है और कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। तो दोस्तों ये बेसिकली जुडिशियल प्रिंसिपल है। जुडिशियल प्रिंसिपल है मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये जो जजमेंट्स आई केसेस की थ्रू डेकेड उसके बेसिस पे हमने ये डिराइव किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिराइव किया है, इसलिए इसको एक जुडिशियल प्रिंसिपल मानते हैं, कहीं रिटन फॉर्म में नहीं है। और बेसिकली क्या फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल के अंदर आते हैं वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सर्टेन बेसिक फीचर्स जिनको कि अमेंड नहीं किया जा सकता या उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता कि जो हमारे बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से केस के थ्रू ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया गया। तो ये केस का नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये एक 1973 का केस है। आपको ये याद कर लेना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशव नंदा भारती केस से मिला है हमें, ठीक है। आपको बस इतना ही याद करना है इसमें। अब जज का नाम आप याद कर सकते हैं, जस्टिस हंस राज खन्ना, जिन्होंने ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया है। इसमें केस का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट वॉज 7-6 जजमेंट, यानी कि 7 जजेस इसके फेवर में थे और 6 अगेंस्ट में। अब इससे क्या मिला, इससे सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल गई कि अगर कोई लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बनाता है जो कि कॉन्ट्रावीन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को, तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब इनिशियल पोजीशन क्या थी कि आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया गया है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है अपने हिसाब से।
तो 1970s में क्या हुआ आपको पता है, इमरजेंसी लगी थी, तो बहुत वायलेशन हुई थी फंडामेंटल राइट्स की, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रेसिडेंस दे दी गई थी कि अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है और अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहा है किसी बंदे के, तब भी वो वैलिड माना जाएगा। तो इसी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया था। तो पहला केस क्या था कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आप बस ये नाम याद कर लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई ऐसा लॉ जो सिर्फ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उस केस में वो लॉ वॉइड डिक्लेयर होगा। तो इसने बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं पूरा प्रोपाउंड करा, सिर्फ ये कह दिया कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन आप पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, उसमें से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। अब इसी को आगे ले जाते हुए जो मैंने आपको बताया, ये आपको याद करना है, केशवानंदा भारती केस। इसके अंदर ना केवल फंडामेंटल राइट्स, बट कोर्ट ने ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं उनको वायलेट करेगा अगर कोई लॉ, तो वो सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये ब्रॉडर हो गया गोलकनाथ केस से। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आप पे क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि किस केस में प्रोपाउंड हुआ था, तो आपको कहना है केशवानंदा भारती केस। और लास्ट में जो इमरजेंसी में जो अमेंडमेंट्स लाई गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा कि कुछ जो लॉज बनाए गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, बट वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे थे, उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया था कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजेंद्र रैन एंड मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो अब ये मिनर्वा मिल्स वाला भी आप याद कर लीजिए केस का नाम, कि इस केस में स्ट्राइक डाउन कर दी गई थी 42nd अमेंडमेंट के कुछ पार्ट जो कि वायलेट कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, और इसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में भी जाना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों अगले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।